वेलकम टू नियति परीक्षा। त्योहार की वजह से अभी 1 या 2 दिन डेली वीडियो नहीं आ पाए हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे जो शुरुआत होनी है आज होनी है प्रबंध के उद्देश्य से। तो प्रबंध के उद्देश्य देखेंगे कि प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी किस चीज को लेकर के हमें प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रबंध के उद्देश्य। तो आम जीवन में हो या कोई बिजनेस हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम आज यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैनेजमेंट सब्जेक्ट को सरल करना, यानी आपकी समझ विकसित करना कि प्रबंध क्या है और ये किस तरह से क्वेश्चन इसके पेपर में बनेंगे और कैसे हम अपने सब्जेक्ट में 20+ स्कोर ला सकते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट का हम यहाँ अपने नियति परीक्षा चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है और आपका पढ़ने का। क्यों? क्योंकि जो आपका सामान्य प्रबंधन है ये आपका कौन से एग्जाम में आना है? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। और उसमें लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आने वाले। तो 25 क्वेश्चन जो आना है, तो ये क्या है, इसमें सबको क्या हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है। तो आपको एग्जाम निकालना है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ठीक। तो आपका उद्देश्य क्या है? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम निकालना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 8 सब्जेक्ट हैं उसमें से एक मुख्य सब्जेक्ट है सामान्य प्रबंधन का, उसको भी पढ़ना पड़ेगा और उसमें एवरेज मार्क कम से कम आपके आने चाहिए। और और ज्यादा मार्क्स चाहिए, यानी 20+ चाहिए आपको, तो इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपका उद्देश्य एग्जाम निकालना है और हमारा उद्देश्य सामान्य प्रबंधन की समझ विकसित करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी काम है तो उसका क्या होगा? एक ना एक उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के कोई भी काम इंसान नहीं करता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे प्रबंध क्या करता है। तो प्रबंध क्या करता है? उद्देश्यों को पूरा करना। कोई भी काम हो उसमें प्रबंध को क्या करना पड़ता है कि उद्देश्यों को पूरा करना। लेकिन उद्देश्य को पूरा तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है? प्रभावपूर्ण तरीके से करना है और कुशलता से करना है। प्रभावपूर्ण का क्या मतलब बताया था? प्रभावपूर्ण का मतलब बताया था कि काम को कैसे करना? समय पर, लागत कितनी भी आए काम को समय पर पूरा करना, ये हो गई प्रभावपूर्णता। और कुशलता का मतलब कितना है या क्या है? यानी लागत कैसी आनी चाहिए? न्यूनतम। या संसाधनों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? कम से कम संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा कोई ना कोई अगर हम कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और प्रबंध क्या करता है? प्रभावपूर्ण एवं कुशलता पूर्वक ढंग से क्या करता है? उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका मतलब क्या है? समय पर और न्यूनतम लागत के साथ हमें क्या करना है? टास्क को पूरा करना है। और यही कार्य किसका होता है? प्रबंध का होता है। तो इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं 3। पहला उद्देश्य जो है वो है संगठनात्मक, यानी प्रबंध की आवश्यकता हमें कहां पड़ेगी? जहां संगठन होगा, यानी जहां लोग समूह में कार्य कर रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे होंगे और एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे होंगे। तो यहाँ क्या है? पहला उद्देश्य हो गया आपका क्या? संगठनात्मक। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? सामाजिक। और तीसरा उद्देश्य क्या हो गया? व्यक्तिगत। कोई भी अगर संगठन होता है तो वो किससे मिलकर के बनता है? व्यक्तियों या लोगों से मिलकर बनता है, ठीक। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? संगठनात्मक। संगठन किससे मिलकर बना? व्यक्तियों से मिलकर बना। और व्यक्ति किसका हिस्सा होते हैं? समाज का, ठीक। तो यानी कितने तरह के उद्देश्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संगठनात्मक, सामाजिक और
व्यक्तिगत। तो आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह का बनेगा? सबसे पहला और सरल क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रबंध का नहीं है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? संगठनात्मक। दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा? व्यक्तिगत। तीसरे ऑप्शन में क्या आएगा? सामाजिक। चौथे में क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रबंध का नहीं है। तो यहां ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है संगठनात्मक। तो संगठनात्मक उद्देश्य होता है, यहां हमने पढ़ा है अभी। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत। और तीसरा उद्देश्य क्या रहता है? सामाजिक। यानी कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं मुख्यतः। ठीक। तो इसमें से आपका सही करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नहीं है पूछा है तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि बाकी ये तीनों जो है वो संगठन के उद्देश्य या प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा लेवल, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? इनके अंदर से बनेगा। तो हम अब आगे बात करेंगे कि संगठनात्मक उद्देश्य में कौन कौन से चीजें आती हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या आता है और सामाजिक उद्देश्य में क्या आता है। अब यहां आएगा संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में क्या है? यहां लिखा हुआ है कि प्रबंध क्या करता है, यानी प्रबंध को करना क्या पड़ता है, कहां उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने अभी क्या बताया कि हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है किस चीज में? उद्देश्यों का निर्धारण करने में। यानी हम लक्ष्य तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे आपको परीक्षा निकालनी है तो आपने उद्देश्य निर्धारित किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय का क्या करना पड़ेगा? प्रबंध करना पड़ेगा। और किसका? जो आपके पास संसाधन है, यानी जो आपकी पढ़ने के लिए सामग्री है उसमें भी क्या करना पड़ेगा? प्रबंध करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या है? 8 विषय हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से विषय को कितना हमें समय देना है। किसी विषय को ज्यादा देना पड़ सकता है, किसी को कम देना पड़ सकता है। तो यही चीज आती है कि प्रबंध क्या करेगा? उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। उसके बाद क्या करेगा? निर्धारण करने के बाद उनको क्या है? पूरा करने का मार्ग बताएगा। यानी आप तय करेंगे कि हम अपने विषयों का प्रबंध कैसे करें ताकि समय पर क्या हो जाए? पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि रिजल्ट आपका कैसा आ सके? बहुत अच्छा आ सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद उसको पूरा करना पड़ेगा। अब जो पूरा करना है, क्या करना है? कार्य पूरा करना है। किसकी मदद से करना है? प्रबंध की मदद से करना है। अब कैसे करना है और किस तरीके से करना है? तो हमें क्या करना है? जो प्रबंध करना है वो किस चीज के लिए करना है? अधिकतम लाभ के लिए। यानी अगर कोई व्यवसाय है या बिजनेस है तो उसमें जो प्रबंध करना है वो किस चीज के लिए हमें करना पड़ता है? अधिकतम लाभ के लिए। क्योंकि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, अगर इंसान है, तो कोई भी काम बिना लाभ के नहीं करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अगर हमें अधिकतम लाभ कमाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन है, मतलब आपका भूमि हो गई, ठीक है, पूंजी हो गया, कच्चा माल हो गया, मशीनें हो गई, तो आपका क्या है? मनुष्य एवं आपके भौतिक संसाधनों का क्या करना पड़ेगा? आपको उपयोग करना पड़ेगा। किस ढंग से उपयोग करना पड़ेगा? इस ढंग से करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अब ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको कब होगा? जब क्या होगा? आपकी जो लागत है वो कैसी होगी? कम होगी।
यानी अगर लागत कम आती है किसी को काम करने में, किसी काम को करने में, तो आपको लाभ की प्राप्ति कैसे होगी? अधिकतम लाभ होगा। इसका मतलब जो हमें प्रबंध करना है उसके लिए क्या करना है? उद्देश्यों का निर्धारण करना है। और प्रबंध क्या करेगा? उद्देश्यों को पूरा कराएगा। लेकिन किस ढंग से पूरा कराएगा? अधिकतम लाभ से पूरा कराएगा। यानी संसाधनों का, मनुष्य का या श्रम का, और जो भौतिक संसाधन है आपके भूमि वगैरह हो गई, तो उनका इस ढंग से उपयोग सुनिश्चित करेगा ताकि आपको कैसा लाभ हो सके? अधिकतम लाभ हो सके। इसका मतलब क्या है? व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों की चर्चा हो रही है कि व्यवसाय का रियल में जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक रूप से वो क्या होता है। तो यहां देखते हैं हम, व्यवसाय के 3 आर्थिक उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पहला उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का, वो रहता है जीवित रहना। यानी अगर कोई आपने व्यवसाय डाला है तो आप चाहेंगे कि ये हम मार्केट में बने रहें, यानी उस बिजनेस को कंटिन्यू करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपना अस्तित्व बनाए रखना है। अस्तित्व कब बना रहेगा? यानी पर मंथ जो आपके खर्चे हो रहे हैं, अगर खर्चे मतलब लागत आ रही है, उसे आपने क्या कर दिया? पार्ट दिया या पूरा कर दिया, यानी खर्चे की रिकवरी हो गई। जैसे मान लीजिए कोई आपने शॉप डाली और उसमें जो पर मंथ खर्चा आ रहा है वो 10,000 का, तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी सेवा दे रहे हैं उसमें से अगर आपको 10,000 रुपए हर महीने आ गए, 10,000 रुपए अगर हर महीने आ गए तो क्या होगा? लागत पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है? थोड़े समय के लिए आप सरवाइव कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, यानी आपका बिजनेस जो है चलता रहेगा। और जब आप मार्केट में बने रहेंगे लंबे समय तक, तो ऐसा नहीं होगा आपको प्रॉफिट ना हो। तो पहला काम क्या रहता है? मार्केट में बने रहना। अब दूसरा उद्देश्य क्या रहता है? लाभ कमाना। यानी अगर हमने कोई बिजनेस डाला है तो पहला काम हो गया जीवित रहे, यानी चल रहा है काम। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा, कोई भी लाभ अगर हमें नहीं होगा, तो हम क्या है? हतोत्साहित हो जाएंगे, यानी सोचेंगे कि बिजनेस से अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कर दें? बंद कर दें। इसीलिए हमारे बिजनेस में क्या है? लाभ का होना भी आवश्यकता है। अब किन किन चीजों के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें? सफल परिचालन के लिए, प्रोत्साहन कार्य के लिए। तो अगर हमें क्या करना है? चीजों को ज्यों का त्यों चलाते रहना है या बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उससे क्या है? हम थोड़ा मोटिवेट होंगे, यानी प्रोत्साहित होंगे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हमसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा या अन्य कोई प्रैक्टिस सेट होगा, तो अगर हम उसको लगाते हैं, अगर हमसे बनेगा तो हम क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। और अगर नहीं बनेगा तो क्या होंगे? हतोत्साहित होंगे। मन नहीं करेगा, मन करेगा कि चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन जब बनेगा तब क्या होगा? आप क्या करेंगे? उस चीज को कंटिन्यू करेंगे और दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज होती है किसके साथ में? बिजनेस के साथ में। यानी किसी काम को करने से अगर आपको लाभ हो रहा है, कमाई हो रही है, तो दुगने उत्साह के साथ आप क्या करते हैं? उसमें लग जाते हैं। अब कभी कभार होता क्या है? बिजनेस के टाइम पे आपको घाटा लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का माल क्या कर दिया? मार्केट में उतार दिया, लेकिन किसी कारणवश उसमें क्या है? डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट आ गया तो उसकी बिक्री नहीं हुई, या उसको क्या किया? आपने वापस बुला लिया। तो उसमें डिफेक्ट आने की वजह से आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए आपने क्या किया? उस माल को वापस ले लिया, और उस माल को वापस ले लिया तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? खर्चा आएगा। यानी 1 लाख का रुपए का क्या हो गया? आपको घाटा हो गया। और अगर 1 लाख रुपए का आपको घाटा हुआ तो इसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? यानी ये आपका जोखिम आ गया। बिजनेस करते समय लागत जोखिम आ गया है। तो क्या हुआ? तो अगर इस लागत जोखिम को पूरा करना है, यानी अगर आपके बिजनेस में पहले से आपके पास 2 लाख रुपए थे, ये किस रूप में? लाभ के रूप में। अगर लाभ के रूप में आपके पास 2 लाख रुपए थे, तो आपको यहां 1 लाख का घाटा लगा, यानी 1 लाख क्या है? अब भी शेष है। लेकिन अगर आपको लाभ नहीं होता, फिर अगर घाटा लग जाता, तो आप क्या है? माइनस में चले जाते, कर्ज में चले जाते, जिससे आपको क्या है? बहुत परेशानियां उठानी पड़ती
और उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इसीलिए लाभ किस चीज के लिए जरूरी है? सफल परिचालन के लिए, यानी कंटिन्यू चीजें चलती रहें उसके लिए। प्रोत्साहन के लिए, अगर आपको लाभ होगा तो आप क्या करेंगे, आगे भी क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और बहुत दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। तीसरा क्या है, अगर आपको कभी कभार अचानक से घाटा हो जाता है तो उस घाटे की भरपाई के लिए भी आपके पास लाभ के रूप में क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, ताकि हम उसकी क्या कर सकें, भरपाई कर सकें। तो ये क्या हो गया, लाभ कमाना। तो व्यवसाय क्या है, आर्थिक उद्देश्य में हम बात कर रहे थे। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया था, जीवित रहना। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया था, लाभ कमाना। तीसरा उद्देश्य क्या रहता, बढ़ोतरी या विकास। अब जब आप क्या करते हैं, कंटिन्यू यानी बिजनेस को बनाए रखा आपने साल 2 साल, फिर उसके बाद क्या होने लगा, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपके बिजनेस में आप क्या है, ग्रोथ करना चाहेंगे। आप चाहेंगे अगर छोटी दुकान है तो उसको हम बड़ा कर लें, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लें। अगर एक दुकान है तो चाहेंगे दूसरी दुकान ओपन कर लें। अगर एक फैक्ट्री है तो चाहेंगे दूसरी फैक्ट्री ओपन कर लें। तो आप अपने बिजनेस में क्या चाहेंगे, बढ़ोतरी चाहेंगे या विकास चाहेंगे। तो अब ये बढ़ोतरी या विकास कैसे होगा, जब आपकी क्या हो जाए, बिक्री में वृद्धि हो जाए या कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगर आपके यहाँ 4 कर्मचारी लगे थे, अब आपने कितने रख लिए, 8 रख लिए। इसका मतलब आपकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी या विकास हो रहा है। पूंजी निवेश में वृद्धि, यानी आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी ओपन कर ली या दूसरी कंपनी को हायर कर लिया या खरीद लिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बढ़ोतरी या विकास। तो अभी हमने बात की है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में। तो संगठनात्मक उद्देश्य में बताया है कि कोई भी अगर हमें कार्य होता है तो उसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंध क्या करता है, उद्देश्य का निर्धारण करता है। उसके बाद क्या करता है, उद्देश्य के निर्धारण के बाद उसको तय करता है कि हम पूरा इसको किस ढंग से करें ताकि हमें क्या है, लाभ की अधिकतम प्राप्ति हो सके। तो लाभ की अधिकतम प्राप्ति होगी जब जो भी आपके पास संसाधन है उनका आप क्या करेंगे, सही ढंग से उपयोग करेंगे। तो आपके जो भी आर्थिक उद्देश्य हैं यहाँ पे मुख्यतः 3 है, जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी या विकास करना। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो अब पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी या विकास करना। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अब और अगर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा बिजनेस में लाभ क्यों आवश्यक है। नंबर फर्स्ट, सफल परिचालन के लिए। बी ऑप्शन क्या देगा, प्रोत्साहनकारी के रूप में कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, लागत जोखिमों को कम करने के लिए। तो लाभ किस लिए हमें आवश्यक है, तीनों चीजों के लिए आवश्यक है। यानी हमें सफल परिचालन करना है, यानी परिचालन का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो भी होती है, उसमें क्या है, लोग भी होते हैं और मशीनें भी होती हैं। और उसमें क्या है, जो रॉ मटेरियल है या कच्चा माल है उससे आपका जो है निर्गत माल बनाया जाता है। निर्गत माल मतलब उपभोग के लायक, यानी यूज करने के लायक चीजें बनाई जाती हैं। तो कच्चे माल से उपयोग के लायक चीजों को बनाना, वो क्या चीजें कहलाती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज कहलाती हैं, यानी परिचालन कहलाता है। ठीक, तो अभी हमने यहां तक देखा है संगठनात्मक उद्देश्य। अब दूसरा उद्देश्य यहां देखते हैं, सामाजिक उद्देश्य। यानी सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, किसका, प्रबंध का। कोई भी अगर संगठन है तो 2 तरह के संगठन होते हैं मुख्यतः, व्यावसायिक संगठन होते हैं और गैर व्यावसायिक संगठन। इन दोनों ही प्रकार के संगठन में कौन काम करता है, मानव या मनुष्य। तो ये मनुष्य क्या है, समाज का अंग है, यानी लोगों से मिलकर ही क्या बनता है, समाज बनता है। तो जो संगठन है 2 तरह के होते हैं, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक। तो संगठन में क्या होंगे, मानव होगा या मनुष्य होगा, तो वो किसका अंग है, समाज का अंग है। अगर समाज का अंग है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सामाजिक दायित्व भी पूरा करना पड़ेगा। यानी जो भी हमारा सामाजिक दायित्व है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। अब ये सामाजिक दायित्व क्या है, सामाजिक दायित्व में क्या है कि कोई भी अगर हम वस्तु बनाते हैं तो वो इस ढंग से या इस तरीके से या इस सिस्टम से बनाना
ताकि उसमें लागत कैसी आए, कम आए। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसमें हमारी लागत कितनी आई, 10 रुपए आई, कोई प्रोडक्ट बनाया और कुशलता पूर्वक ढंग से बनाया है और प्रभावी ढंग से हम इसने प्रोडक्ट को बनाया है, तो 10 रुपए में एक चीज बनी, तो इसका मतलब क्या है, लागत कितनी आई, 10 रुपए। अब हमें इस पे प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसको कितना बोलेंगे, कितने में बेचेंगे, कम से कम 12 या 15 रुपए में। तो ये हमारा 5 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर लागत क्या हो गई, 12 रुपए हो गई और हमने इसको कितने में बेचा, 15 रुपए में बेचा, तो यहां लाभ कितना हुआ, 3 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपना अगर लाभ कमाना है और चीजों को सस्ते दाम में बेचना है, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने उत्पाद की लागत या उत्पाद को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसमें खर्चा कम से कम आए। अगर खर्चा कम आएगा तो थोड़े बहुत लाभ के साथ हम अगर उसको बेचेंगे तो उसके दाम क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यहाँ मूल्य नियंत्रण का मतलब रहता है कि वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचना, यानी जो वस्तु का मूल्य है उस पर नियंत्रण रखना, यानी कम रखना। आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों का समय आता है तो प्याज क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, लेकिन वही अगर बरसात और सर्दियों का समय होता है तो प्याज के रेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यही चीज होती है, क्यों, क्योंकि वो ऑफ सीजन होता है और किसानों की जो तादाद होती है, यानी ज्यादा जो आवक होती है बाजार में प्याज की, वो कब होती है, गर्मियों में होती है। तो गर्मियों में ज्यादा आवक की वजह से क्या है, सप्लाई बढ़ जाती है और किसी चीज की सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, यानी मांग कम हो जाएगी और मांग कम होगी तो उसके रेट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर बनाना है। कम कीमत पर अगर प्रोडक्ट को बनाएंगे तो चीजें क्या होंगी, सस्ते दाम में हम बेचेंगे और सस्ते दाम में अगर बेचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे, यानी एक आम आदमी या गरीब आदमी भी उसको उपयोग कर पाएगा। और अगर हर कोई उपयोग कर पाएगा, इसका मतलब उसका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो यही चीज होती है और यही हमारा संगठन का क्या है, उद्देश्य है। तो संगठन का सामाजिक उद्देश्य, सॉरी, संगठन या व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, अच्छी गुणवत्ता या सस्ती वस्तुओं को क्या कराना, उपलब्ध कराना। ये काम कब हो पाएगा, जब क्या होगा, लागत कम आएगी। दूसरा, उत्पादन को इस प्रकार से बनाना, यानी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस तरीके से बनाना। या अगर हमने प्रोडक्ट को बना दिया तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान, और अगर उसको बनाया तो उसके उपयोग के दौरान, या उसको अगर फेंकते हैं तो उसके दौरान भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, अगर हो तो इस लेवल तक हो ताकि हम उसकी भरपाई कर सकें। तो यही हमारा क्या है, सामाजिक दायित्व है। अब क्या करना, तीसरा सामाजिक दायित्व क्या है, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें क्या करना, स्किल डेवलप करना। स्किल डेवलप करने के बाद उनको क्या करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो उसमें क्या होगा, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। श्रम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, यानी उनको रोजगार देना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या है, सामाजिक दायित्व है। आगे क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगर कोई भी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी अगर कंपनियां हैं, तो उनके लिए CSR तय किया गया है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि कोई भी अगर आप कंपनी चला रहे हैं, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो उसमें कम से कम 2 से 5% किस चीज में खर्च करना पड़ेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व में खर्च करना पड़ेगा। यानी जिस समाज के आप अंग हैं, जिस समाज के संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपनी बुद्धि और विवेक से उन संसाधनों का बेहतर उपयोग किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदले में समाज को भी चीजें उपलब्ध करवानी पड़ेगी। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बिजनेस आपने बड़ा कर लिया हो, तो आपको सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, सरकार ने तय कर रखा है, उसे बोलते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही चीज है, कोई भी अगर संगठन हो या व्यवसाय हो तो उसमें क्या रहता है, मनुष्य रहता है, और मनुष्य किसका अंग है, समाज का अंग है। समाज का अंग है तो उसे क्या करना पड़ेगा,
सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें है कि आपको इस ढंग से उत्पाद का निर्माण करना ताकि उसकी लागत क्या हो जाए, कम आए। लागत कम रहेगी तो चीजें किस दाम पे बिकेंगी, सस्ती बिकेंगी, तो जिससे सभी लोग उपयोग कर पाएंगे, सभी लोग उपयोग कर पाएंगे तो उनका जीवन स्तर क्या होगा, उच्च होगा। अगर लोगों का जीवन स्तर होगा इसका मतलब क्या है, देश में खुशहाली आएगी। उसके बाद इस ढंग से चीजों को बनाना ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तीसरा क्या है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। चौथा क्या है, जिस क्षेत्र में जो भी कंपनी कार्यरत है या अन्य किसी क्षेत्र में, उसके लिए विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा, विद्यालय या स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य प्रकार की सेवाएं उनको मुहैया कराना, जिससे उनका जीवन स्तर भी क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो यही दायित्व तो आपके क्या है, कॉर्पोरेट्स के या बिजनेसमैन के या बिजनेस के तय किए गए हैं कि आप अगर समाज के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो अभी तक कौन कौन से उद्देश्य देखे हैं, दो तरह के उद्देश्य देखे हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। अब नेक्स्ट आता है व्यावसायिक उद्देश्य। यहां लिखा हुआ व्यक्तिगत या कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य। कोई भी अगर संगठन होता है तो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और व्यक्तियों से मिलकर बनता है तो कोई भी व्यक्ति अगर संगठन में शामिल होता है तो उसके भी अपने क्या है, इच्छाएं होती हैं या उनकी जरूरतें होती हैं, ठीक है, या उनके उद्देश्य होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति संगठन में क्यों शामिल होता है, मुख्यतः जैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं, रोजगार के लिए, जिससे क्या होगा, वेतन की प्राप्ति होगी, और वेतन की प्राप्ति होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, अच्छा होगा, यानी आपको पूछा जाएगा। तो यही है, वित्तीय आवश्यकताएं उस व्यक्ति क्या है, होंगी। वित्तीय आवश्यकताएं मतलब वेतन हो गए, भत्ते हो गए या अन्य लाभ, ठीक है। और व्यक्ति सेवा प्रदान करने के लिए भी शामिल हो सकता है, किस चीज में, व्यवसाय में या संगठन में, ठीक। अगला क्या रहता है उसका टारगेट, किसी भी व्यक्ति के शामिल होने का। अगर आप नौकरी करने लगते हैं तो समाज में क्या है, आपकी पूछ परख बढ़ जाती है, यानी आपको सम्मान मिलने लगता है। तो यही है कि सामाजिक आवश्यकता क्या है, सामाजिक आवश्यकता है कि आपको सम्मान प्राप्त हो, तो उसके लिए आप क्या है, कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, या साथियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए, यानी जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे मान्यता या सम्मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी संगठन में शामिल होते हैं। अगला उद्देश्य क्या है, उच्च स्तरीय व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास, यानी आप उच्च स्तर का अपना विकास चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके बीवी बच्चे हैं वो क्या करें, बहुत ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करें या सुविधाओं को प्राप्त करें, यानी अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हम 4 व्हीलर से चलें, एरोप्लेन से क्या करें, यात्राएं करें, और क्या है, घूमे फिरें और अच्छा खाना पीना करें, और या क्या क्या करें, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएं, यानी बड़े से बड़े स्कूल में शिक्षा दिलाएं। तो उच्च स्तर के लिए बढ़ोतरी एवं विकास के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, संगठन में शामिल होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति के उद्देश्य भी होते हैं और संगठन के भी उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा, वित्तीय उद्देश्य होगा, सामाजिक उद्देश्य होगा यानी सम्मान प्राप्त करना हो गया, और उच्च स्तर के व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास हो गया, यानी हाई लेवल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। और संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं, संगठन के उद्देश्य होते हैं या तो सेवा प्रदान करना होता है, या क्या होता है, वस्तुओं की डिलीवरी करना होता है। इसका मतलब क्या है, लाभ कमाना होता है। तो संगठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, व्यक्तियों और संगठन के उद्देश्यों में क्या करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा, समन्वय या तालमेल बनाना पड़ेगा। अब ये तालमेल बनाएगा कौन, यानी किस तरीके से समन्वय होगा कि संगठन के उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो जाए और व्यक्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। तो ये काम कौन करेगा, प्रबंध, यानी व्यक्ति और संगठन के उद्देश्यों में तालमेल कौन बनाएगा, प्रबंध बनाएगा। तो ये चीज आ गई किस चीज में, व्यक्तिगत या कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य में। तो अभी आज हमने इस क्लास में जो भी पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है।
यहां पढ़ा है प्रबंध के उद्देश्य, यानी किस चीज को लेकर के प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य हो गया, व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया और सामाजिक उद्देश्य हो गया। संगठनात्मक उद्देश्य में मुख्यतः क्या आते हैं, आर्थिक उद्देश्य आते हैं, यानी कोई भी अगर बिजनेस डालते हैं तो वो किस चीज के लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए। तो उसके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, जीवित रहना हो गया, लाभ कमाना हो गया और बढ़ोतरी या विकास करना हो गया। उसके बाद क्या आ गया, सामाजिक उद्देश्य हो गया। सामाजिक उद्देश्य में क्या आता है, कोई भी अगर व्यवसाय है या संगठन है तो उसमें क्या है, मनुष्य होता है। मनुष्य समाज का अंग है, समाज का अंग है और समाज के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो समाज के लिए किस तरह के कार्य करेगा, अपनी वस्तुओं को या सेवाओं को इस ढंग से या कुशलतम तरीके से बनाएगा जिससे क्या होगा, उसकी लागत कम आए। लागत कम आएगा तो कम रेट में आप क्या करेंगे, अपने वस्तु या उत्पाद को या सेवा को प्रदान करेंगे। अगर कम रेट पे आप उपलब्ध कराएंगे तो गरीब से गरीब या वंचित वर्ग भी उस सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएगा या उस वस्तुओं को उपयोग कर पाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर उच्च होगा। दूसरा, जो भी आप वस्तु या सेवा बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उस प्रक्रिया को अपनाना जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तीसरा क्या हो गया, अगर आप कोई भी बिजनेस डाल रहे हैं तो उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करें या वंचित वर्ग जो भी हैं या वंचित क्षेत्र हैं उसमें क्या करें, विद्यालय या अस्पताल इस तरह की सेवाएं मुहैया कराएं जिससे उनका जीवन स्तर ठीक ठाक हो सके या उच्च स्तर को प्राप्त हो सके। तीसरा उद्देश्य क्या हो गया, व्यक्तिगत या कर्मचारी गण उद्देश्य। आप अगर जॉब में जा रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, यानी आपको रोजगार की प्राप्ति हो, वेतन की प्राप्ति हो और समाज से क्या हो, सम्मान प्राप्त हो, या आपके जो बीवी बच्चे हैं या आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो बहुत उच्च स्तर का हो सके। तो यहाँ वही बातें की गई हैं जिससे क्या हो सके, आप जो भी उद्देश्य है चाहे वो वित्तीय हो या सामाजिक हो या आपके विकास का हो, वो आपके पूरे हो सके, इसीलिए आप संगठन में जा रहे हैं। और इन दोनों में समन्वय हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरे हों और संगठन के उद्देश्य हों। संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, लाभ कमाना होगा। अब लाभ कैसे प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, लागत को कम करेंगे, उस समय पर वस्तुओं का निर्माण करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे संगठन को लाभ होगा। और संगठन को लाभ होगा तो उस लाभ में से कुछ हिस्सा हम किसको देंगे, जो हमारे यहाँ क्या है, काम कर रहे हैं, यानी व्यक्ति जो भी वर्कर हैं। तो अगर कंपनी को ज्यादा मात्रा में लाभ होता है तो वो क्या करती है, अपने लाभ को बांट देती है, तो उससे क्या होता है, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं। और अगर लाभ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, कर्मचारियों को बाहर करेंगे या उनकी वेतन कम करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति हतोत्साहित होगा या दूसरी जगह क्या करेगा, काम ढूंढने का प्रयास करेगा। तो ये थे कौन से उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे जो भी होगा। धन्यवाद।